हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एएससी स्मार्ट क्लासेस में। जैसे कि हम सीटेट सेकंड पेपर के लिए एनसीईआरटी की हिस्ट्री कंप्लीट कर रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 7 का चैप्टर 8 कंप्लीट करेंगे और इसके बाद आपकी क्लास 7 की बुक भी कंप्लीट हो जाएगी। आज का चैप्टर है 18वीं शताब्दी में नए राजनीतिक गठन। चैनल पर पहली बार आए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसे ही वीडियो आपको आगे भी मिलते रहें। आज का देखिए अध्याय है अध्याय 8, 18वीं शताब्दी में नए राजनीतिक गठन। यहाँ पर जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं मैंने उनको हाईलाइट कर रखा है। इसका पीडीएफ भी मैं अपने व्हाट्सअप टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगी, वहाँ से आप लोग इसको डाउनलोड कर सकते हैं। व्हाट्सअप टेलीग्राम ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं। वहाँ से आपको सारे पीडीएफ फ्री में दिए जाएंगे। 18वीं शताब्दी देखिए ऐसा टाइम था जिसमें भारत में राजनीतिक परिस्थितियाँ बहुत ही तेज़ी से बदली थी। मतलब अचानक बदलना शुरू हुई और 18वीं शताब्दी में बहुत ही तेज़ी से ये बदल गई राजनीतिक परिस्थितियाँ। इस अध्याय में हम यही पढ़ेंगे कि 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में मोटे तौर पर बात की जाती है यहाँ पर 1707 में जब औरंगज़ेब की मृत्यु हो गई थी, क्योंकि औरंगज़ेब तक ही शासन पढ़ने को मिलता है। काफ़ी मतलब अच्छा शासक था, उसके बाद जो आए उतने अच्छे नहीं थे। तो औरंगज़ेब की मृत्यु के बाद 1707 में 1761 तक पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई। इसी के दौरान उपमहाद्वीप में उत्पन्न हुई कई राजनीतिक शक्तियों के बारे में इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। इसी बीच में देखिए 1707 से 1761 के बीच में जो राजनीतिक परिस्थितियां थी बहुत ही तेज़ी से बदलती गईं और इसी के बारे में इस चैप्टर में आपको पढ़ना है। मुगल साम्राज्य और परवर्ती मुगलों के लिए संकट की स्थिति। मुगल साम्राज्य था जो देखिए पहले तो बहुत तेज़ी से उसने विकास किया या कह सकते हैं अपना साम्राज्य बढ़ाया, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, उसका भी साम्राज्य घटने लगा, मतलब उसका भी पतन स्टार्ट हो गया। बादशाह औरंगज़ेब ने दक्कन में 1679 में लंबी लड़ाई लड़ते हुए और साम्राज्य के सैन्य और वित्तीय संसाधनों का बहुत अधिक खर्च कर दिया था। देखिए इसका प्रभाव क्यों घटता गया, यही चीज़ यहाँ पर बताई गई कि औरंगजेब जो था उसने 1679 में एक लंबी लड़ाई लड़ी, जिसमें उसने क्या किया कि सैन्य शक्ति, वित्तीय मतलब धन दौलत बहुत अधिक उस लड़ाई में खर्च कर दिया, जिसके कारण देखिए उनका जो प्रभाव था वो तो घटेगा ही, क्योंकि धन की कमी, ऊपर से सैन्य जो सेना थी उनके पास वो भी काफ़ी ज़्यादा मारी गई होगी। और यहीं से देखिए औरंगजेब के जब उत्तराधिकारी आए तो उनके साम्राज्य में उनके शासनकाल में साम्राज्य के प्रशासन की जो थी कार्यकुशलता समाप्त होने लगी थी और मनसबदारों के शक्तिशाली वर्गों के वंश में अपना केंद्रीय सत्ता के लिए कठिन हो गया था। तो देखिए उनके उत्तराधिकारी भी जो थे औरंगजेब के, एक तो उनकी कार्यकुशलता भी समाप्त होने लगी, दूसरा औरंगजेब ने बहुत सारा धन दौलत और सेना भी बर्बाद कर दिया था, मतलब उनकी संख्या भी उनके पास अब कम बची थी। सूबेदारों के रूप में अभिजात जो होते हैं उनका देखिए यहाँ पर राजस्व और सैन्य प्रशासन दोनों ही कार्यालयों पर नियंत्रण रखते थे। पहले क्या होता था, अलग अलग चुने जाते थे, लेकिन अब काफ़ी कम चीज़ें बची, तो दीवानी और फौजदारी, राजस्व और सैन्य प्रशासन दोनों में ही अभिजात कार्यालय पर नियंत्रण रखते थे। इससे मुगल साम्राज्य के विशाल क्षेत्रों पर उन्हें विस्तृत राजनैतिक, आर्थिक और सैन्य शक्तियाँ मिल गईं। अब सारा काम देखिए वही करेंगे, राजस्व का भी संभालेंगे, प्रशासन का भी संभालेंगे। तो ये दोनों मेन चीज़ें होती हैं प्रशासन की, तो उनको राजनीतिक क्षेत्र में भी, आर्थिक क्षेत्र में भी, साथ में सैन्य शक्तियाँ भी तो मिल ही गई, क्योंकि उनकी देख रेख वही करते थे। जैसे जैसे सूबेदारों ने प्रांत पर अपना नियंत्रण सुदृढ़ किया, राजधानी में पहुँचने वाले राजस्व की मात्रा में कमी आती गई। मतलब यही हुआ कि देखिए सारा नियंत्रण धीरे धीरे उन्हीं के पास जाने लगा और धीरे धीरे राजधानी में जो धन पहुंचाना था, राजस्व पहुंचाना था, उसकी भी मात्रा में देखिए कमी आती गई। सूबेदार अपने ही नियंत्रण में, अपने ही पास उस धन को रखते गए। उत्तरी और पश्चिमी भारत में अनेक हिस्सों में हुए जमींदारों और किसानों के विद्रोहों और कृषक आंदोलनों ने इन समस्याओं को और भी गंभीर बना दिया। आंदोलन भी देखिए कई सारे उसी टाइम पे स्टार्ट हो गए थे, जैसे यहाँ पर किसानों के विद्रोह, कृषक आंदोलन, कभी कभी आंदोलन करों के विरुद्ध भी किए गए, फालतू का ज़बरदस्ती का कर उनसे लिया जाता था किसानों से, तो ऐसे ही आंदोलन भी हो रहे थे। और कभी कभी ये शक्तिशाली सरदारों के द्वारा अपनी स्थिति को सुदृढ़ बनाने की कोशिशें थी। अब देखिए जो विरोध होते थे किसानों द्वारा, ये मुगल साम्राज्य के विरुद्ध होते थे, मुगल शासकों के विरुद्ध। ये इन सूबेदारों के विरुद्ध नहीं होते थे, क्योंकि उन्हें क्या पता कि सूबेदार ही अपने पास ही सारा धन रख लेते हैं, तो मुगल शासक जो है हमारे ऊपर क्या खर्च करें। तो ये जो विद्रोह होते थे मुगल शासकों के प्रति थे। तो इसी विद्रोहों के कारण ये जो सूबेदार थे इनकी शक्ति और मजबूत होती गई
और धीरे धीरे इनकी जो स्थिति थी बहुत ज़्यादा सुदृढ़ और मजबूत हो गई होती गई। उससे हुआ क्या कि जिस तरह से धीरे धीरे राजनैतिक व आर्थिक सत्ता प्रांतीय सूबेदारों, स्थानीय सरदारों व अन्य समूहों के हाथों में आ रही थी, औरंगजेब के उत्तराधिकारी इस बदलाव को रोक ना सके। तो देखिए, पूरी राजनीतिक सत्ता, आर्थिक सत्ता प्रांतीय सूबेदारों के और स्थानीय जो सरदार थे उनके हाथों में यहाँ पर आ रही थी, लेकिन औरंगजेब के जो उत्तराधिकारी थे वो कुछ कर ही नहीं पा रहे थे, क्योंकि सारा नियंत्रण इन्हीं पर था। राजस्व, सैन्य विभाग, साथ ही में जो पैसा राजस्व भी आता था वो ये अपने पास ही रखते थे। बहुत कम मात्रा में ये लोग राज्य को देते थे। एक तरफ ये तो चल ही रहा था, देखिए एक तरफ दूसरी घटना और मुगल साम्राज्य के साथ हुई कि राजनीतिक और आर्थिक संकट तो चल ही रहा है, लेकिन नादिर शाह ने 1739 में दिल्ली पर आक्रमण किया और संपूर्ण नगर को लूट कर वह बड़ी मात्रा में धन दौलत ले गया। तो इसने देखिए लूटने के लिए आक्रमण किया था और बहुत ज़्यादा मात्रा में धन दौलत लूटा था। साथ ही में नादिर शाह के आक्रमण के बाद अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली के आक्रमणों का तांता लग गया। पहले तो नादिर शाह ने आक्रमण किया, उसके बाद अहमद शाह अब्दाली जो अफगान शासक था इसने कई बार आक्रमण किया और ये भी बहुत सारा कुछ लूट कर ले गया। उसने तो 1748 से 1761 के बीच 5 बार उत्तरी भारत पर आक्रमण किया और लूटपाट मचाई। अब बताइए, 5 बार आक्रमण करके सब कुछ लूट कर ले गया तो वहाँ पर और भी कुछ नहीं बचा। यहाँ पर देखिए नादिर शाह के दिल्ली पर आक्रमण की पूरी कहानी कुछ शब्दों में लिखी गई है, बहुत ही अच्छी। देखिए, नादिर शाह के आक्रमण के परिणाम स्वरूप दिल्ली में जो विध्वंस हुआ, जो विनाश हुआ, उसका वर्णन समकालीन प्रेक्षकों ने किया था। उस समय के जो प्रेक्षक रहे हैं उन्होंने किया था। इनमें से मुगल कोष से जिस तरह धन लूटा गया था उसका वर्णन इस तरह से किया गया। तो मुगल कोष के धन का देखिए यहाँ पर वर्णन है। 60 लाख रुपए और कई हजार सोने के सिक्के, लगभग 1 करोड़ रुपए के सोने के बर्तन, लगभग 50 करोड़ रुपए के गहने, जवाहरात और अन्य चीज़ें ले गया, जिनमें से कुछ तो इतनी बेशकीमती थी कि दुनिया में उनका मुकाबला कोई नहीं कर सकता, जैसे तख्ते ताउस यानी मयूर सिंहासन। याद रखिएगा कि मुगल साम्राज्य से तख्ते ताउस यानी मयूर सिंहासन कौन लूट कर ले गया था? तो नादिर शाह ले गया था जब इसने 1739 में भारत पर आक्रमण किया था। अन्य वृत्तांत में दिल्ली पर आक्रमण के प्रभाव का वर्णन मिलता है। जो कभी मालिक थे अब बड़ी दर्दनाक हालत में आ गए थे। जिन्हें कभी भरपूर आदर इज्जत दी जाती थी उन्हें प्यास बुझाने के लिए पानी भी नहीं मिलता है। अलग अलग थलग पड़े लोगों को उनके कानों से खींचकर बाहर निकाल दिया गया। दौलतमंदों को भिखारी बना दिया गया। जो शौकीन लोग कभी तरह तरह के सुंदर कपड़े पहनकर पोशाकों का नया नया फैशन चलाते थे अब नंगे घूमने लगे। सारा सब कुछ लूट लिया इन लोगों ने। तो देखिए उनके साथ हुआ क्या है यहाँ पर। जिसके पास ज़मीन जायदाद की कोई कमी नहीं थी अब वे बेघर हो गए। नया शहर शाहजहानाबाद अब मलबे का ढेर बन गया। नादिर शाह ने तब शहर के पुराने मोहल्लों पर हमला बोला और वहाँ की सारी दुनिया को तबाह कर डाला। मुगल साम्राज्य पर इतनी सारी चीज़ें लिखी हुई, साथ ही में अभिजात जो थे उन्होंने भी प्रतिद्वंदिता कर दी। इनके 2 समूह होते थे, 2 गुटों में विभाजित थे, एक ईरानी और एक तुरानी मतलब जो मूल रूप से तुर्क थे। काफ़ी समय तक परवर्ती मुगल साम्राज्य इनमें से एक या दूसरे समूह के हाथों की कठपुतली बने रहें। बेहद अपमानजनक स्थिति तब पैदा हो गई जब 2 मुगल बादशाहों फर्रुखसियर और आलमगीर द्वितीय की हत्या हो गई। तो देखिए बहुत समय तो ऐसा रहा कि अभिजातों के कठपुतली बने रहे, मतलब शासन वही करते थे, नाम के शासक के लोग रहते थे जो मुगल वाले थे। लेकिन क्या हुआ लास्ट में कि 2 मुगल बादशाह फर्रुखसियर और आलमगीर द्वितीय की मृत्यु हो गई और 2 अन्य बादशाहों अहमद शाह और शाह आलम द्वितीय को उनके अभिजातों ने अंधा कर दिया। तो देखिए 4 शासकों को सीधे 2 की मृत्यु और 2 को अंधा कर दिया। मुगल सम्राटों को सत्ता के पतन के साथ साथ बड़े प्रांतों के सूबेदारों और बड़े जमींदारों के उपमहाद्वीपों के विभिन्न भागों में अपनी शक्ति और प्रबल बना ली, जैसे अवध, बंगाल और हैदराबाद। नेक्स्ट है देखिए राजपूतों की बात की जाए तो बहुत सारे राजपूत भी थे मुगल घराने में जिनको अलग अलग पद पर सेवारत थे। तो इसके बदले में उन्हें करना क्या होता था कि अपनी वतन और जागीरों पर पर्याप्त स्वायत्ता का आनंद लेने की अनुमति मिली हुई थी वहाँ पर सेवा के बदले में। लेकिन धीरे धीरे इनका भी देखिए शासन बढ़ने लगा। इन्होंने भी अपना नियंत्रण का विस्तार करना चाहा और अपने हाथ पांव मारने शुरू कर दिए कि अब हमारा भी नियंत्रण और बढ़े, क्योंकि मुगल साम्राज्य का पतन वैसे भी हो रहा था। जोधपुर के राजा अजीत सिंह ने भी मुगल दरबार की घुटी राजनीति में अपने पैर फंसा दिए। इन प्रभावशाली राजपूत घरानों ने गुजरात और मलावा के लाभदायक सूबों की सूबेदारी का दावा किया। तो देखिए इन्होंने भी अपने पैर फैलाना स्टार्ट कर दिए राजपूत जो थे कि अब मुगल साम्राज्य का पतन तो हो ही रहा है, हम भी जो पाएँ वो लूट ही लें, मतलब ले ही लें। ऐसे ही राजपूत घरानों में गुजरात और मालवा के लाभदायक सूबों की सूबेदारी पर इन्होंने दावा किया।
जोधपुर के राजा अजीत सिंह को गुजरात की सूबेदारी और अंबर के सवाई राजा जय सिंह को मालवा की सूबेदारी मिल गई। तो देखिए इन्होंने दावा किया और इनको अलग अलग ये सूबेदारी मिल गई। जोधपुर के राजा को गुजरात की और जय सिंह को मालवा की सूबेदारी मिल गई। बादशाह जहांदार शाह ने 1713 में इन राजाओं के इन पदों का नवीकरण कर दिया। जहांदार शाह जो था ये देखिए मुगल बादशाह ही था, और इन्होंने क्या किया कि ये जो राजा अजीत सिंह थे और जय सिंह थे, इनके जो पद थे उनका नवीकरण किया। क्या नवीकरण किया? देखिए उन्होंने अपने वतनों के आस पास पड़ोस के शाही इलाकों के कुछ हिस्सों पर कब्जा करने की भी कोशिशें की। जैसे जैसे देखिए राज्य बढ़ता गया वैसे वैसे पैर ही फैलाते जाते हैं लोग, वही चीज़ है। जोधपुर राजघराने ने नागौर को जीत लिया और अपने राज्य में मिला लिया। दूसरी ओर अंबर ने भी बूंदी को बड़े बड़े हिस्सों में अपना कब्जा कर लिया। तो अपने आसपास के जो छोटे छोटे राज्य थे उनमें बड़े बड़े राज्य थे उनको भी ये लोग जीतना चाहें, ऐसे ही राजघराने के नागौर को जीत लिया। दूसरी ओर अंबर जो थे उन्होंने भी देखिए बूंदी एक अच्छी जगह थी, उन्हीं के पास पड़ोस का इलाका था, उसे जीत लिया। सवाई राजा जयसिंह ने जयपुर में अपनी नई राजधानी स्थापित की और उसे 1722 में आगरा की सूबेदारी दे दी। 1740 के दशक में राजस्थान में मराठों के अभियानों ने इन रजवाड़ों पर भारी दबाव डालना शुरू किया, जिससे उनका अपना विस्तार आगे होने से रुक गया। तो देखिए विस्तार करते चले गए। यहाँ पर 1722 में आगरा को सूबेदारी दे दी। 1740 के दशक में राजस्थानों में मराठों ने जब अभियान स्टार्ट किया, मतलब जब मराठे आ गए उन्होंने अपना अभियान स्टार्ट किया, तब से जाकर इनका आगे बढ़ना रुका। ये लोग भी वहीं से रुक गए। राजपूत लोग जो थे, राजपूत से संबंधित ही हम अभी पढ़ रहे थे। नेक्स्ट देखिए जयपुर के राजा जयसिंह। 1732 के एक फारसी वृत्तांत में राजा जयसिंह का वर्णन है। क्या वर्णन है? राजा जयसिंह अपनी सत्ता की चरम सीमा पर थे। 12 वर्ष के लिए वे आगरा के सूबेदार रहे। 5 या 6 वर्ष के लिए मालवा के। उनके पास विशाल सेना, तोप खाना, भारी मात्रा में धन संपदा थी। उनका प्रभाव दिल्ली से लेकर नर्मदा तट तक फैला हुआ था। तो देखिए राजा जयसिंह से संबंधित है ये। उनकी काफ़ी ज़्यादा चरम सीमा थी। अब देखिए 12 वर्षों तक तो उन्होंने सूबेदार पर और 5-6 वर्षों तक मालवा पर शासन किया था। आगे बढ़ेंगे। जोधपुर का देखिए यहाँ पर एक किला दिखाया गया है। ये इस तरह के किले होते थे पहले। आज़ादी हासिल करना। सिखों की बात की जाए देखिए तो 17वीं शताब्दी के दौरान सिख भी राजनैतिक समुदाय के रूप में गठित हो गए थे। साथ ही में इनका जो पंजाब के क्षेत्रीय राज्य को निर्माण को बढ़ावा मिला था। पंजाब क्षेत्र था सिखों का और इन्हीं का राज्य निर्माण जो था वो बढ़ा धीरे धीरे, जिसमें गुरु गोविंद सिंह जो थे उन्होंने 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की। खालसा पंथ की स्थापना के पहले और बाद में भी राजपूतों और मुगल शासकों के खिलाफ उन्होंने कई लड़ाइयाँ लड़ी। राजपूतों के खिलाफ भी देखिए और मुगल शासकों के खिलाफ भी। मुगल शासक तो वैसे भी कमज़ोर हो रहे थे। 1708 में गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद बंदा बहादुर के नेतृत्व में खालसा ने मुगल सत्ता के खिलाफ विद्रोह किए। उन्होंने बाबा गुरु नानक और गुरु गोविंद सिंह के नामों वाले सिक्के गढ़कर अपने शासन का सार्वभौम बताया। अब सिक्के ये लोग पहले के लोग जो होते थे अपने नाम के सिक्के गढ़ते थे और अपने नाम को सार्वभौम बताते थे, मतलब सार्वभौमिक हैं। सतलुज और यमुना नदियों के बीच के क्षेत्र में उन्होंने अपने प्रशासन की स्थापना की। 1715 में बंदा बहादुर को बंदी बना लिया गया और उसे 1716 में मार दिया गया। तो देखिए बंदा बहादुर के नेतृत्व में मुगल सत्ता के खिलाफ विद्रोह किया गया था 1715 में। उस टाइम पे औरंगजेब था 1707 से लेकर, नहीं औरंगजेब की तो मृत्यु हो गई थी 1707 में, औरंगजेब उस टाइम पर नहीं था। 1716 में इस बंदा बहादुर को मार दिया गया। 18वीं शताब्दी के कई योग्य नेताओं ने नेतृत्व में सिखों के अपने आप को पहले जत्थों में और बाद में मिसलों में संगठित किया। तो देखिए सिख जो थे इन्होंने 18वीं शताब्दी में इनके जो योग्य नेता लोग थे उनमें से अपने को पहले जत्थों में कन्वर्ट किया, उसके बाद मिसलों में संगठित किया। याद रखिएगा, पहले जत्थों में उसके बाद मिसलों में संगठित किया। इन जत्थों और मिसलों की संयुक्त सेनाएं दल खालसा कहलाती थी। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि जो जत्थों और मिसलों की संयुक्त सेनाएं थी ये क्या कहलाती थी? दल खालसा कहलाती थी। उन दिनों दल खालसा बैसाखी और दिवाली के पर्वों पर अमृतसर में मिलता था। इन बैठकों में वे सामूहिक निर्णय लेते थे जिन्हें गुरुमत्ता, गुरु के प्रस्ताव कहा जाता था। देखिए बैठक होती थी अमृतसर में, सभी दल खालसा के सैनिक मिलते थे,
बैठक होती थी वहाँ पर और सामूहिक निर्णय लिए जाते थे। जिनके द्वारा लिए जाते थे उन्हें क्या कहते थे, गुरमत्ता या गुरु के प्रस्ताव कहा जाता था। सिखों ने राखी व्यवस्था स्थापित की, जिसके अंतर्गत किसानों ने उनकी उपज का 20% कर के रूप में लेकर बदले में उन्हें संरक्षण प्रदान किया था। याद रखिएगा, राखी व्यवस्था थी क्या कि जो सिख लोग थे उन किसानों का 20% लेते थे, उपज का जो उनकी पैदावार होती थी कृषि में उसका 20% लेते थे और बदले में किसानों को संरक्षण प्रदान करते थे। ये थी राखी व्यवस्था। ये देखिए 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह को यहाँ पर दिखाया गया है। सिखों की तलवार हुआ करती थी, ये देखिए तलवार है और ये इसके ऊपर वाला कवर है। सिखों के 10वें गुरु जो थे गुरु गोविंद सिंह ने, उन्होंने देखिए खालसा को प्रेरित किया कि शासन उनके भाग्य में है। क्या प्रेरित किया कि शासन उनके भाग्य में है, राज करेगा खालसा। अपने सुनियोजित संगठन के कारण खालसा पहले मुगल सूबेदारों के खिलाफ और फिर अहमद शाह अब्दाली के खिलाफ सफल विरोध प्रकट कर सका। तो देखिए इन्होंने खालसाओं को प्रेरित किया कि नहीं, राज करेगा खालसा, शासन हमारे भाग में है। गुरु गोविंद सिंह ने प्रेरित किया। उसके बाद उन्होंने किया क्या कि पहले मुगल सूबेदारों के खिलाफ आकर लड़ाई लड़ी और उसके बाद अहमद शाह अब्दाली के खिलाफ उन्होंने विरोध प्रकट किया। अहमद शाह अब्दाली ने मुगलों से पंजाब का समृद्ध प्रांत और सरहिंद की सरकारों को अपने कब्जे में कर लिया था, इसलिए विरोध तो प्रकट करेंगे क्योंकि जो पंजाब के सिख थे, तो देखिए सिखों से इन्होंने मुगलों से पंजाब का समृद्ध प्रांत और सरहिंद की सरकार को अपने कब्जे में कर लिया था और पंजाब से संबंधित थे सिख। खालसा ने 1765 में अपना सिक्का गढ़कर सार्वभौम शासन की घोषणा की। तो देखिए सिक्का ये लोग भी गढ़ते रहते थे। यह महत्वपूर्ण है कि सिक्के पर उत्कीर्ण शब्द वही हैं जो बंदा बहादुर के समय के खालसा के आदेशों में पाए जाते हैं। शब्द वही थे, लेकिन इन्होंने भी यहाँ पर सिक्का गढ़ा। 18वीं शताब्दी के अंतिम भाग में सिख इलाके सिंधु से यमुना तक फैले हुए थे, यद्यपि ये विभिन्न शासकों में बटे हुए थे। इनमें से शासक महाराजा रणजीत सिंह ने विभिन्न सिख समूहों में फिर से एकता कायम करके 1799 में लाहौर को अपनी राजधानी बनाया। 1799 में लाहौर को अपनी राजधानी किसने बनाया था? तो महाराजा रणजीत सिंह ने। मराठाओं की देखिए बात की जाए तो मराठा भी एक शक्तिशाली क्षेत्रीय राज्य ही था, काफ़ी ज़्यादा शक्तिशाली था। साथ ही में जो मुगल शासन का लगातार विरोध करते रहते थे। शिवाजी मराठा के जो प्रमुख हैं, शिवाजी 1627 से 1680 तक इन्होंने शासन किया था। शक्तिशाली योद्धा परिवार से थे ये। साथ ही में अत्यंत गतिशील कृषक पशुचारक कुणबी मराठों की सेना के मुख्य आधार बन गए थे। तो देखिए शिवाजी ने किया क्या कि जो अत्यंत गतिशील कृषक थे उन्हीं को अपनी सेना में रखा, जिससे शिवाजी ने प्रायद्वीप में मुगलों को चुनौती देने के लिए सैन्य बल का प्रयोग किया। सेना में इन्होंने रखा किसको था? गतिशील कृषक पशुचारक जो थे उनको रखा था और मुगलों के जो जब चुनौती दी तो इसी सैन्य बल का प्रयोग किया था। शिवाजी की मृत्यु के पश्चात मराठा राज्य में प्रभावी शक्ति चित्पावन ब्राह्मणों के एक परिवार के हाथ में रही, जो शिवाजी के उत्तराधिकारी के शासनकाल में पेशवा प्रधानमंत्री के रूप में अपनी सेवाएं देते थे। तो देखिए पेशवा होते थे मराठों के काल में। पेशवा जिनको प्रधानमंत्री कहा जाता था, मुख्य होता था शासन का, मतलब शासक के बाद ये मुख्य माना जाता था। पुणे मराठा राज्य की राजधानी बन गया। इन्हीं पेशवाओं की देखरेख में ही मराठों ने एक अत्यंत सफल सैन्य संगठन का विकास कर लिया था। मतलब यही पेशवा लोग देख रेख करते थे सैन्य संगठन का और अच्छी सैन्य संगठन बना लिया था मराठों ने। उनकी सफलता का रहस्य यह था कि वे मुगलों के किलाबंद इलाकों से टक्कर ना लेते हुए उनके पास से चुपचाप निकलकर शहरों कस्बों पर हमला बोलते थे। अब किलाबंद इलाके जो थे काफ़ी मजबूती से बनाए गए थे, तो ये लोग यहाँ पर ज़बरदस्ती नहीं घुसते थे, जानते थे कि हम नहीं घुस पाएंगे, इसलिए आसपास के जो शहर और कस्बे होते थे वहाँ पर ये लोग हमला बोलते थे और मुगल सेना से ऐसी मैदानी इलाकों में मुठभेड़ लेते थे जहाँ रसद पाने और कुमक आने के रास्ते आसानी से रोके जा सकते थे। मतलब ये लोग सीधे किलाबंदी के अंदर नहीं घुसते थे, बल्कि रास्ते पे मुगलों की सेना से मुठभेड़ करते थे। यहाँ पर देखिए एक पॉइंट ये है, शिवाजी देखिए यहाँ पर शिवाजी को दिखाया गया है, शिवाजी का चित्र है। 17वीं शताब्दी के अंत तक दक्कन के शिवाजी के नेतृत्व में एक शक्तिशाली राज्य का उदय हुआ, जिसे अंततः एक मराठा राज्य की स्थापना हुई। शिवाजी का जन्म कब हुआ था? तो देखिए 1630 में शाहजी और जीजाबाई, मतलब जीजाबाई इनकी माँ थी, शाहजी इनके पिता थे, से हुआ था। अपनी माता और अभिभावक दादा कोंडदेव के मार्गदर्शन में शिवाजी कम उम्र में ही विजय पथ पर निकल पड़े। देखिए इनके गुरु थे दादाजी कोंडदेव कौन थे? इनके गुरु थे, याद रखिएगा। कम उम्र में ही विजय पथ पर निकल पड़े। जावली पर कब्जे ने उन्हें मवाला पठारों
का अविवादित मुखिया बना दिया, जिसने उनके क्षेत्र विस्तार का पथ प्रशस्त किया। साथ ही में बीजापुर और मुगलों के खिलाफ उनके कारनामों ने उन्हें विख्यात बना दिया। वे अपने विरोधियों के खिलाफ प्रायः गुरिल्ला युद्ध कला का प्रयोग करते थे। इंपॉर्टेंट लाइन है, याद रखिएगा कि गुरिल्ला युद्ध कला का प्रयोग कौन करता था, तो यही शिवाजी करते थे। चौथ और सरदेश मुखी पर आधारित राजस्व संग्रह प्रणाली की सहायता से उन्होंने एक मजबूत मराठा राज्य की नींव रखी थी। तो देखिए, जो मराठा शिवाजी थे, इन्होंने चौथ एवं सरदेश मुखी नामक कर लगाए थे। याद रखिएगा, 2 कर इन्होंने लगाए थे, चौथ और सरदेश मुखी। बात की जाए अगर 1720 से 1761 के बीच में, तो मराठा साम्राज्य का काफ़ी विस्तार हुआ। उसने धीरे धीरे काफ़ी सफलतापूर्वक अपने साम्राज्य की सत्ता को बिना क्षति पहुंचाए काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ा लिया था। साथ ही में इन्होंने देखिए 1720 के दशक में मालवा और गुजरात से छीन लिया। मुगलों से देखिए दोनों को इन्होंने छीन लिया। 1730 के दशक तक मराठा नरेश को समस्त दक्कन प्रायद्वीप के अधिपति के रूप में मान्यता मिल गई। तो देखिए इनका भी धीरे धीरे साम्राज्य बढ़ता गया। साथ ही इस क्षेत्र पर चौथ और सरदेश मुखी कर वसूलने का भी अधिकार मिल गया। 1737 की बात की जाए तो दिल्ली पर धावा बोलने के बाद मराठा प्रभुत्व की सीमाएं तेजी से बढ़ी। जैसे इन्होंने दिल्ली पर धावा बोला तो इनकी जो सीमाएं तेजी से बढ़ी, वे उत्तर में राजस्थान और पंजाब, पूरब में बंगाल और उड़ीसा तथा दक्षिण में कर्नाटक और तमिलनाडु एवं तेलुगु प्रदेशों तक फैल गई। इंपॉर्टेंट लाइन है, देखिए याद रखिएगा, इनका प्रशासन कहाँ कहाँ तक फैला था। साथ ही में इन क्षेत्रों को औपचारिक रूप से मराठा साम्राज्य में सम्मिलित नहीं किया गया, मगर मराठा प्रभुसत्ता को स्वीकार करने के तरीके के रूप में उनसे भेंट की रकम ली जाने लगी। तो देखिए यहाँ पर इन्होंने अपना प्रभुत्व तो स्थापित कर लिया था, लेकिन मराठा साम्राज्य में पूरी तरह से सम्मिलित नहीं हुए, बल्कि मराठा क्या करने लगे कि इनसे मराठों की इनमें प्रभुसत्ता स्वीकार हो गई और भेंट के रूप में कुछ रकम ये लोग मराठों को देते थे। इस कारण से अब देखिए उनको रकम में भी मिलने लगी, भेंट के रूप में भंडार भी मिलने लगे। तो इस कारण से जो जो मराठा साम्राज्य में संसाधनों का भंडार था वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया। साथ ही में उनके लिए कुछ कीमतें भी चुकानी पड़ती थी, लेकिन ज़्यादा कीमतें नहीं चुकानी पड़ती थी। मराठों के सैन्य अभियानों के कारण अन्य शासक भी उनके खिलाफ हो गए। अब देखिए ये लोग बढ़ते ही चले जा रहे थे मराठे, तो अन्य शासक जो होंगे इनसे चिढ़ेंगे और इनके खिलाफ हो जाएंगे। यहाँ पर देखिए एक इंपॉर्टेंट लाइन फिर से आ जाती है, पानीपत का तृतीय युद्ध। द्वितीय युद्ध मैंने आपको बता ही दिया था। तृतीय युद्ध देखिए 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई में अन्य शासकों से कोई सहायता नहीं मिली। मराठों और अहमद साहब अब्दाली के बीच में हुई थी पानीपत का तृतीय युद्ध, जिसमें मराठों की किसी ने सहायता नहीं की थी, जिसके कारण मराठों की यहाँ पर हार हो गई थी। यहाँ पर देखिए एक चीज़ ये इंपॉर्टेंट है, चौथ और सरदेश मुखी होता क्या था। चौथ होता था जो जमींदारों द्वारा वसूले गए भू राजस्व का 25% दक्कन में इनको मराठा वसूलते थे। तो क्या होता था, जमींदारों द्वारा भू राजस्व का 25% इसमें वसूला जाता था। सरदेश मुखी में क्या होता था कि दक्कन के मुख्य राजस्व संग्रहकर्ता को दिए जाने वाले भू राजस्व का 9 से 10% हिस्सा होता था। देखिए इसमें 9 से 10% होता था, चौथ में 25% हिस्सा होता था। ये दोनों कर थे जो मराठों द्वारा लगाए गए थे। अंत में हुआ क्या कि सैन्य अभियानों के साथ साथ बहुत सारे सैन्य अभियान तो ये करते ही थे मराठे जो थे। इन्होंने एक प्रभावी प्रशासन व्यवस्था तैयार कर ली। जिस इलाके में भी ये विजय प्राप्त कर लेते थे, अपना अभियान पूरा हो जाता था इनका, वो इलाका जो होता था मराठों का शासन वहाँ पर सुरक्षित हो जाता था। और जो स्थान मराठों के लिए सुरक्षित हो जाता था, वहाँ पर स्थानीय परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए धीरे धीरे भू राजस्व की मांग की गई। जो कैसी स्थानीय परिस्थितियाँ हैं उसको ध्यान में रखा गया, ऐसा नहीं कि जबरदस्ती। तो वहाँ पर देखिए भू राजस्व की मांग की गई, साथ ही में कृषि को प्रोत्साहित किया गया, व्यापार को पुनर्जीवित किया गया। इससे सिंधिया, गायकवाड़ और भोसले जैसे मराठा सरदारों को शक्तिशाली सेनाएं खड़ी करने के लिए संसाधन मिल सके। 1720 के दशक में मालवा में मराठा अभियानों ने उस क्षेत्र में स्थित शहरों के विकास और समृद्धि को कोई हानि नहीं पहुंचाई। उज्जैन सिंधिया के संरक्षण में और इंदौर होलकर के आश्रय में फलता फूलता रहा। उज्जैन की देखिए बात की जाए तो उज्जैन काफ़ी बड़ा शहर था, समृद्धशाली भी था, वाणिज्यिक और सांस्कृतिक केंद्रों के रूप में ये कार्य कर रहे थे। मराठों द्वारा नियंत्रित इलाकों में व्यापार के नए मार्ग खुले। चंदेरी के क्षेत्र में उत्पादित रेशमी वस्त्रों को मराठों की राजधानी पुणे में नया बाजार मिला। बुरहानपुर पहले आगरा और सूरत के बीच की दूरी पर ही उसने अपने व्यापार में संलग्न था, लेकिन अब उसने अपनी वाणिज्यिक भीतरी क्षेत्र को बढ़ाकर दक्षिण में पुणे, नागपुर तथा पूर्व में लखनऊ तथा इलाहाबाद को शामिल कर लिया। तो देखिए नए नए व्यापार खुले। चंदेरी के क्षेत्र में उत्पादित रेशमी वस्त्र को कहाँ पर मराठों की राजधानी पुणे में बाजार मिला। तो ऐसे ही नए नए
व्यापार केंद्र खुले, व्यापार के मार्ग खुले, जिससे व्यापार स्टार्ट हो गया। नेक्स्ट देखिए जाट। एक चीज़ यहाँ पर देखिए छूट रही थी कि बाजीराव प्रथम, जो बाजीराव बल्लाल के नाम से भी जाने जाते हैं, पेशवा बालाजी विश्वनाथ के पुत्र थे। तो देखिए मराठा में पेशवा हुआ करते थे, जैसे मैंने आपको ऊपर बता दिया है। तो ये पेशवा में भी वंशानुगत थे, जैसे एक पेशवा हुआ फिर उसका पुत्र पेशवा बनेगा, फिर उसका पुत्र, ऐसे ही बनते थे। तो ऐसे ही बाजीराव प्रथम जो थे बालाजी विश्वनाथ के पुत्र थे, एक मराठा सेनापति थे। उन्हें बिंद के पार मराठा राज्य के विस्तार का श्रेय प्राप्त है। इन्होंने बिंद के पार मराठा राज्य का विस्तार किया था तथा वे मालवा, बुंदेलखंड, गुजरात और पुर्तगालियों के खिलाफ सैन्य अभियानों के लिए भी जाने जाते हैं। देखिए इन्होंने भी काफ़ी सारे सैन्य अभियान किए थे। जाटों की बात की जाए तो जाटों ने भी 17वीं से 18वीं शताब्दी में अपनी सत्ता दृढ़ की थी। तो देखिए हर एक ने किसी न किसी टाइम में अपनी सत्ता दृढ़ की थी, जैसे मराठों ने, लेकिन कुछ समय बाद ये भी छीड़ हुए, समाप्त हुए। ऐसे ही जाट भी हैं, इन्होंने भी 17वीं से 18वीं शताब्दी में अपनी सत्ता सुदृढ़ की। इनका जो नेता था चूड़ामन, इसी के नेतृत्व में उन्होंने दिल्ली के पश्चिम में स्थित क्षेत्रों पर अपना नियंत्रण कर लिया था। दिल्ली के पश्चिम में जो स्थित क्षेत्र थे वहाँ पर इन्होंने नियंत्रण पाया था, किसके नेतृत्व में? चूड़ामन के नेतृत्व में। 1680 के दशक तक आते आते उनका प्रभुत्व दिल्ली और आगरा के दो शाही शहरों के बीच के क्षेत्र में होना शुरू हो गया। वस्तुतः कुछ अरसे के लिए वे आगरा शहर के अभिरक्षक ही बन गए। तो देखिए दिल्ली के साथ साथ उन्होंने दिल्ली और आगरा के दो शहरों पर नियंत्रण पाया, साथ ही में आगरा शहर के अभिरक्षक भी कुछ समय के लिए वो बन गए। जाट जो होते थे समृद्ध कृषक होते थे, मतलब किसान होते थे, और उनके प्रभुत्व क्षेत्र पानीपत तथा बल्लभगढ़ जैसे शहर महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र बन गए थे। तो किसान थे तो व्यापारिक केंद्र भी इनको चाहिए, तो पानीपत और बल्लभगढ़ जैसे शहर इनके लिए क्या थे? व्यापारिक केंद्र थे। सूरजमहल के राज में भरतपुर शक्तिशाली राज्य के रूप में उभरा। 1739 में जब नादिर शाह ने दिल्ली पर हमला बोलकर उसे लूटा तो दिल्ली के कई प्रतिष्ठित व्यक्तियों ने भरतपुर में शरण ली। नादिर शाह के पुत्र जवाहिर शाह के पास 30,000 सैनिक थे। 30,000 सैनिकों में उसने देखिए 20,000 अन्य सैनिक मराठाओं के लिए, 15,000 सैनिक सिखों के लिए, और इन सबके बलबूते वह मुगलों से लड़ा। तो यहाँ पर देखिए 30,000 उसके खुद के पास थे, 20,000 उसने मराठों से लिया और सिखों से ऐसे ही 15,000 लिया। तो सबको मिलाकर उसने क्या किया था? मुगलों से लड़ाई की थी, क्योंकि उसके पास सैनिक जो थे काफ़ी कम थे। जहाँ भरतपुर का किला काफ़ी हद तक पारंपरिक शैली में बनाया गया, वहीं दीग के जाटों में ने अंबर और आगरा की शैलियों का समन्वय करते हुए एक विशाल बाग महल बनवाया। शाही वास्तुकला से जिन रूपों को पहली बार शाहजहाँ के युग से जोड़ा गया था, दीग की इमारत उन्हीं रूपों के नमूने पर बनाई गई थी। यहाँ पर ये एक चीज़ देख लीजिए, जाटों की शक्ति सूरजमल के समय पराकाष्ठा पर पहुँच गई थी। किसके समय? सूरजमल के समय, जिन्होंने 1756 से 1763 के दौरान भरतपुर जाट राज्य को आधुनिक राजस्थान में संगठित किया था। सूरजमल के राजनैतिक नियंत्रण में जो क्षेत्र शामिल थे उसमें आधुनिक पूर्वी राजस्थान, दक्षिणी हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और दिल्ली शामिल थे। सूरजमल ने कई किले और महल बनवाए, जिनमें भरतपुर का प्रसिद्ध लोहागढ़ का किला इस क्षेत्र में बने सबसे मजबूत किलों में से एक था। तो देखिए सूरजमल ने बनवाया था किसको? भरतपुर में प्रसिद्ध लोहागढ़ का किला सूरजमल ने बनवाया था, याद रखिएगा। ये देखिए दीग का राजमहल समूह है, ये यहाँ पर दिखाया गया है। इमारत की छत पर मुख्य सभा भवन है। बंगला गुंबद पर गौर करें, ये देखिए बंगला गुंबद रूप में बनाया गया है। दीग का राजमहल समूह है यहाँ पर। यहाँ से देखिए चैप्टर आपका कंप्लीट होता है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दे, साथ ही में जो भी चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि ऐसे वीडियो आपको आगे भी मिलते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।